तो अब रिप्रेजेंटेशन के बाद हम सब आते हैं फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आगे जाएंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, तो वो भी एक फंक्शन हो गया। तो अलग अलग टाइप का भी फंक्शन होता है। रियल नंबर फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। रियल फंक्शन के अंदर भी काफ़ी फंक्शंस आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हो गया या आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो अभी हम सब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। जनरली हम सब क्लास 11 में दो टाइप का फंक्शन पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन किससे रिलेट कर रहा है, जिसमें हम सब का वैल्यू या जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब आप रेंज से भी रिलेट कर सकते हैं। जो हम सब का रेंज निकलेगा फंक्शन का, उसमें जो वैल्यू होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। और जो रियल फंक्शन होता है उसमें रेंज और डोमेन दोनों इनपुट और आउटपुट रियल नंबर होगा। उस कंडीशन में रियल फंक्शन कहलाता है। आपको बोर्ड पे बता देता हूं मैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसके बारे में क्या कहा मैंने, जिसका वैल्यू मतलब जिसका आउटपुट रियल नंबर हो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। मतलब अगर मैं एक सेट से आप सबको समझाता हूं, ये सेट ए दिया हुआ है और बी। सेट ए में क्लास 11 के ही दो तीन बच्चों के नाम लिख लेता हूं मैं। राहुल, राज, अंकित। ये क्लास 11 के ही तीन बच्चों के नाम है। ये हो गया उनका रोल नंबर। अब फंक्शन कैसे होगा, रोल नंबर तो सबका एक ही होगा और जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका रोल नंबर होगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, फंक्शन का कंडीशन फॉलो हो गया। राहुल का हो सकता है 4 रोल नंबर, राज का 3, तो बचा कौन, अंकित का। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, हम सब का जो डोमेन है वो रियल नंबर का नहीं है। वेरिएबल दिया हुआ है, एक तरह से नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स के, लेकिन जो रेंज है या जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो हम सबको रियल नंबर है। 3, 4 या 8 तीनों रियल नंबर है। तो इस कंडीशन में जिस भी फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर हो उसे हम सब रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हुआ, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या कह रहा है डिफिनीशन में, नहीं तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए रेंज, नहीं तो उसका सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे 3 रियल नंबर लिखे हुए हैं, तीनों तो सबसेट ही होंगे, ये तीनों एलिमेंट रियल नंबर के अंदर आएंगे। उस कंडीशन में इसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें वैल्यू रियल नंबर हो। रियल वैल्यूड फंक्शन के बाद हम सब आते हैं रियल फंक्शन पे। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या देखा था हमने, जो आउटपुट होता है या रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल फंक्शन के केस में जो इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर होने चाहिए। मतलब जो डोमेन है, इसे डोमेन लिखे, इसे डोमेन लिखें या इनपुट लिखें। अगर कहीं रूल दिया होगा तो इनपुट कहला जाएगा, अगर सेट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में डोमेन। तो अगर डोमेन हमारा रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, मतलब रियल नंबर के अंदर ही आना चाहिए डोमेन, और जो आउटपुट होगा इसका, इसे रेंज कहें या आउटपुट। जिस कंडीशन में आउटपुट भी रियल नंबर हो
जैसे 1 2 3 4 लिख लिया मैंने, हो सकता है उसका आउटपुट 1 4 एक फंक्शन होल स्क्वायर वाला, उससे इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर के अंदर आ रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं रियल नंबर का सबसेट है। जिस कंडीशन में डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सबसेट हो जाए उसे कहते हैं रियल फंक्शन। तो यहां से मैथमेटिकल टर्म क्या निकल के आया, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ set of real numbers and range of function f is also subset of real number। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टर्म जहां भी दिया हो उस कंडीशन में हम सब बोलेंगे वो रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन के अंदर काफी टाइप्स के फंक्शन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर अलग अलग टाइप के आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर है, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, काफ़ी टाइप्स के फंक्शन है। हम लोगों को इस चैप्टर में जिस फंक्शंस के टाइप के बारे में बताया गया है उसी टाइप के फंक्शन को पहले स्टडी करेंगे हम सब। ठीक है, रियल फंक्शन के अंदर कौन सा, पहला पोलिनोमियल। इसके अंदर इस चैप्टर में 3 फंक्शन दिए हुए हैं, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया और आइडेंटिटी फंक्शन। वो तीनों पोलिनोमियल के अंदर ही आता है। एक तरह से कह सकते हैं वो भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है। कौन कौन सा, आइडेंटिटी, कांस्टेंट और लीनियर। इसके आगे जाएंगे तो क्वाड्रेटिक भी होता है, उसके बाद क्यूबिक भी होता है। तो हम सबको सिर्फ इन्हीं 3 के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी कौन कौन से अलग अलग हैं, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन, GIF, ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है इसमें, एक होता है सिग्नम फंक्शन, या इसको साइन फंक्शन भी कहते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं, साइन सिग्नेचर वाला साइन फंक्शन, इसको साइन फंक्शन भी लिखते हैं। अब जितने फंक्शन बताया मैंने सबको अलग अलग समझते हैं। देखिए, पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। जितना भी अभी बोर्ड पे मैंने बताया था वो सब रियल फंक्शन के ही अंदर आते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल रियल फंक्शन है, मतलब इसका इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर। हम सब ऐसे लिख सकते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, लिख सकते हैं। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, और नोमियल मतलब नाम को भी कहते हैं या टर्म को कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा नाम या एक से ज़्यादा टर्म जिस फंक्शन में आ जाएगा उसे कहेंगे हम सब पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे नाम या टर्म को कैसे दिखा सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल या कांस्टेंट, उन सब को मिला के जो फंक्शन बनता है उसे कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है एफ एक्स फंक्शन इन एक्स ए नॉट कहो या A0 कहो, x टू द पावर 0 प्लस A1 x टू द पावर 1 प्लस A2
एक्स टू द पावर 2 an x टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। अब x टू द पावर 0 ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 अगर करेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। तो उसी टर्म से इसको और दूसरा लाइन क्या लिख सकते हैं? a नॉट एक्स टू द पावर 0 1 हो गया, प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर 2। ये कहाँ तक जाएगा? n टर्म तक, an एक्स टू द पावर n। अब देखिए इन सब के बारे में भी a नॉट a1 a2 इन सब के बारे में और x के बारे में एक नोटेशन दिया गया है। ये सब क्या है? a नॉट a1 a2 कहाँ तक? an तक। ये सब है रियल नंबर्स। और ये जो n है, n क्या है? n को स्टेटमेंट के तौर में क्या लिख सकते हैं? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या पता चला? पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ रियल फंक्शन ऑफ x which gives output as a polynomial expression। fx को आप y भी लिख सकते हैं, in which a naught a1 to an are elements of real number and n is a non negative integer। इसको एक्सप्रेशन के टर्म में लिखूंगा मैं तो क्या आएगा? fx 2x प्लस 4। ये एक टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें x क्या दिख रहा है? x टू द पावर 1 है, a1 2 दिया हुआ है, a नॉट 4 है, बाकी सब टर्म 0, a2 टू an बाकी टर्म 0 हो गया। तो ये आ गया एक टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन। वही अगर लिख दें fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें a नोट क्या है? 5। एक तरह से ये एक्सप्रेशन देखिए, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, a नोट क्या है? 5, 3 क्या हुआ? a2, बाकी सब टर्म a1 टू an, a2 को छोड़ के बाकी सब टर्म 0 है। तो इस एक्सप्रेशन के टर्म में कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। इस कंडीशन में देखिए अगर x का कोई भी इनपुट डालेंगे रियल नंबर तो आउटपुट हम सबको रियल नंबर होगा। x अगर 1 डाल लें आउटपुट 6, वही अगर 2 डालेंगे, x अगर 2 डाल दिए तो आउटपुट 8। सिमिलरली इनपुट हम सब रियल नंबर डालेंगे तो आउटपुट रियल नंबर निकलेगा। उस कंडीशन से भी ये रियल फंक्शन हो गया। अब इसी से बाहर निकल के आता है आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन। जैसे यहीं पे अगर मैं लिख दूं fx, अगर यही मैं fx इज इक्वल टू x लिख दूं तो इस लाइन से या इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है? a नॉट 0 है, a1 1 है। इस कंडीशन क्या पता चला? a1 इज इक्वल टू 1, a नॉट से a1 को छोड़ के बाकी जितना टर्म है a नॉट a1 a2 बाकी जितना टर्म बचा हुआ है a1 को छोड़ के सब टर्म 0 है।
0 रियल नंबर का एलिमेंट है, A0 हो गया, A2 कहाँ तक जाएगा, AN इज इक्वल टू 0 है सारा टर्म। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन से अंदर से ही निकला। ये फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब इसी पॉलिनोमियल फंक्शन के कंसेप्ट पे अगर मैं फंक्शन एक लिख दूं, f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का क्या हुआ मतलब, x टू द पावर 1/2 4x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1/2। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, n मतलब x का जो पावर है इज नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या है, पावर, पावर फ्रैक्शन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ। अब इससे कौन कौन सा फंक्शन निकला है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर फंक्शन, जो कि हम सबको इस चैप्टर में पढ़ना है। लीनियर के आगे भी है, वो बाद में बताएंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कौन कौन सा बताया मैंने, पहला आइडेंटिटी, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा लीनियर। देखिए जितना भी फंक्शन लिखा हुआ है सब अपने नाम से ही रिलेट करता है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट और आउटपुट का आइडेंटिटी सेम हो वो हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट हम सब क्या डालते थे, x, आउटपुट क्या निकलता था, y, y इज इक्वल टू x। ये रूल अगर किसी रियल फंक्शन के अंदर आ गया तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और y को क्या लिखते थे, f(x). तो इस कंडीशन से हम सब कोई भी इनपुट x का डालेंगे वो y के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसमें पॉइंट क्या क्या निकल के आएंगे, लेट x क्या होगा, x अगर हम मान लिए -2, -2 अगर x है, y इज इक्वल टू x, y भी -2, x अगर 0 डाले y भी 0, सेम कंडीशन, x अगर 2 डाले y इज इक्वल टू 2। तो कहीं पर भी इनपुट जो हम सब दे रहे हैं आउटपुट में आइडेंटिटी सेम रह जा रही है, चेंज नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम सब कहेंगे वो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जनरली आप सबके किताब में एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या उसको कहें लैटिस फॉर्म। कोई भी फंक्शन का जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे काफी यूज में आता है, इस वजह से वो बताया गया है। यहीं पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करूं तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रहा, y डैश x डैश, -2 0 2 -1 1 1 2 3 -1 -2। अब पॉइंट्स क्या क्या बने, -2 कहाँ आया, -2 एंड -2। दूसरा पॉइंट क्या आया, 0 0। तीसरा पॉइंट 2 एंड 2। देखिए इस कंडीशन में हम सबको डोमेन क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं,
अगर यही -2 एक पॉइंट ले लिया हमने, अगर वही -2 से थोड़ा पहले अगर -1.5 अगर रहे, ये -1 से आगे जा रहा है तो -1.5, तो सेम यहाँ भी -1.5। तो देखिए पॉइंट्स अप्रोच कर रहा है सेंटर की तरफ। इसमें जो डोमेन और रेंज लिया गया वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के किसी भी इनपुट के लिए अगर x की जगह पे कोई भी रियल नंबर डाल रहे हैं तो रिजल्ट हम सबको सेम रियल नंबर आ रहा है। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे? इनफाइनाइट होंगे क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट है। और जो ग्राफ बनेगा वो अप्रोचिंग टू 0, यहाँ से ये -1.5 था, ये भी -1.5 था। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, उसके बाद फिर आगे गया 2, 1 1 अगर लेते तो ये रहता -1 -1, ये आ गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन का वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। उस कंडीशन से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना जिसमें किसी पॉइंट पे अगर हम सबको x दिया है, अगर यही एक पॉइंट है, यहाँ पे बोल दिया x = 3 है, तो इस लाइन से पता चल गया y = क्या हो जाएगा? 3। तो अगर हम सब सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके पॉइंट्स को ऐड करते जाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा। उसी लाइन का ये हो गया आपको रिप्रेजेंटेशन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, और पॉइंट्स के रूप में अगर दिखाना हो तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो इन सब से डेफिनेशन क्या पता चला? आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन इन रियल नंबर, या ऐसे कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इज अ रियल फंक्शन इन विच द इनपुट आइडेंटिटी इज सेम एज आउटपुट आइडेंटिटी। और जो रूल होगा वो होगा ये f(x) = x। यहाँ पे क्या है? x y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? रियल नंबर का सेट। और रेंज या आउटपुट, रेंज ऑफ फंक्शन या आउटपुट कहें वो भी रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। टर्म आता है कांस्टेंट फंक्शन का। ये पॉलिनोमियल फंक्शन से ही मिलके बना हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन में a0, a1, a2 से लेके an क्या था? रियल नंबर का एलिमेंट था। अब इसी कंडीशन में a1 से लेके an तक जितना भी टर्म्स है सबको =0 कर दे तो क्या टर्म बच गया? सिर्फ a0। a0 को एक कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच हैज a1, a2 to an टर्म्स 0। क्या लिखेंगे इसका रूल क्या हो जाएगा? f(x) = c। यहां पे c क्या है? c इज फिक्स्ड रियल नंबर। c हमारा एक फिक्स्ड रियल नंबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = c। तो x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दे, हम सब का जो y है c आएगा हमेशा, जो कि फिक्स्ड रियल नंबर है। मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए आउटपुट हमारा सिर्फ एक फिक्स्ड रियल नंबर है। तो उस कंडीशन में फिक्स्ड कहें या कांस्टेंट कहें, दोनों सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ हम सब का आता है
इस कंडीशन में y क्या है हम सबका फिक्स्ड है, तो x अगर ये 0 है, x 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x अगर हम सब 0 पुट किए, y क्या हुआ c को एक फिक्स्ड रियल नंबर मान लेते हैं, c मान लेते हैं 3 है, ठीक है, 3 एक फिक्स्ड रियल नंबर है, y 3 हुआ। आउटपुट इसी इक्वेशन के हिसाब से निकलेगा, तो x इज इक्वल टू -1 भी रखेंगे तब भी आउटपुट क्या आया 3। x इज इक्वल टू 1 पुट किए फिर भी y इज इक्वल टू 3। यहां देखने से क्या पता चल रहा है, किसी भी रियल नंबर के लिए आउटपुट क्या आ रहा है 3, मतलब एक सिंगल आउटपुट आ रहा है। एक तरह से हम सब कह सकते हैं डोमेन क्या है, डोमेन के अंदर अगर पूरा रियल नंबर आ जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, सिर्फ एक सिंगलटन सेट जिसमें 3 आएगा। तो इस कंडीशन में डोमेन कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर के अंदर आ रहा है, सबसेट लिखें या बोले रियल नंबर के अंदर आ रहा है डोमेन का सेट, बात सेम है। वही रेंज क्या है, यहां पे हम सब c को 3 माने हैं, तो रेंज हो जाएगा एक सिंगलटन सेट जिसमें एलिमेंट होगा 3। अब ग्राफ कैसे आएगा, डोमेन में तो सारा रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है सबका आउटपुट 3। x अगर 0 है आउटपुट 3, एक ये पॉइंट हुआ। x अगर -1 है आउटपुट 3, x अगर 1 है फिर भी आउटपुट 3। पॉइंट क्या क्या आ रहा है, -1 3, ये पॉइंट हो गया आपको 0 3, ये हो गया 1 3। तो रियल नंबर का किसी भी पॉइंट के लिए 1 से आगे बढ़े कितना इनफाइनाइट तक चल जाए, कंडीशन सेम रिजल्ट आएगा 3। तो ये जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है x एक्सिस के। इस ग्राफ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 लिखिए, या fx इज इक्वल टू 3। ये fx इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, या इसको कह सकते हैं लैटिस फॉर्म हो गया। तो इन सब से डेफिनेशन क्या निकला, अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सबसेट है, मतलब उसका जितना एलिमेंट्स है रियल नंबर के अंदर आएगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ डेफिनेशन से, कांस्टेंट फंक्शन इज अ रियल फंक्शन इन विच द आउटपुट ऑफ एनी एलिमेंट इज फिक्स्ड। इसको एक और टर्म में क्या बोल सकते हैं, fx इज इक्वल टू c is a function in x which gives a constant output for any real number x। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, for any element x जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है, y इज इक्वल टू c। किसी भी रियल नंबर के एलिमेंट के लिए y इज इक्वल टू c। c क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर।